ओके चलो आज स्टार्टिंग करेंगे रिफ्रैक्शन से, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्शन मींस द बेंडिंग ऑफ लाइट, सिर्फ नहीं, रिफ्रैक्शन मींस द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट दिखाई देती है, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमिनन इज नोन एज व्हाट, द रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि जब हम पेंसिल वाटर में डालते हैं तो पेंसिल डिस्प्लेस दिखती है और थोड़ी थिक दिखती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हम नींबू को भरे हुए ग्लास में डालते हैं तो वो कैसा दिखता है, बड़े साइज का दिखता है, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जब ये ग्लास स्लैब है, हम इसको कॉपी पे रखते हैं तो नीचे जो सरफेस होता है वो रेस्ड दिखाई देता है, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैंने अपने हाथ पे इस वक्त रखा हुआ है तो मेरा हाथ उठा हुआ दिख रहा है। इज दैट क्लियर? देखो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो यहां पे क्या है, मेरा हाथ उठा हुआ दिख रहा है। तो वाई? बिकॉज ऑफ व्हाट, द रिफ्रैक्शन। तो ऐसा क्यों है, क्यों वो चीज डिस्प्लेस कर रही है? अगर एक कॉइन है, अगर आपने खाली टम्बलर लिया हुआ है, उसमें कॉइन डाला, आप पानी भरते हो तो वो कॉइन आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो क्यों ये चीज वहां से दिख रही है? क्योंकि वो रे वहां से आती हुई दिखाई दे रही है। पॉइंट समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर हम कॉइन वाला या कोई भी पार्ट लें, जैसे ये टम्बलर में हमने लिया और यहां पे हमने एक कॉइन रख दिया, अब ये खाली है और हम यहां पे हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो रहा है कि कॉइन जो जो भी सोर्स ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, उसके बाद लाइट रे अगर जा रही है तो लाइट रे यहां पे ब्लॉक हो जा रही है, तो उसको कॉइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें पानी भरना शुरू किया, ठीक है, जैसे ही हमने पानी भरना शुरू किया तो हो क्या रहा है, अब रे वैसे ही जा रही है, लेकिन अब क्या कर जा रही है, बेंड, दैट इज द रिफ्रैक्ट। ठीक है, तो जब बेंड कर गई तो ऑब्वियसली उसका जो वर्चुअल पार्ट होगा कॉइन का, वो यहां पे दिखाई देगा। पॉइंट समझ में आया? तो क्योंकि वो लाइट रे जो है वहां से आती हुई दिख रही है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द इमेज ओवर देयर। हालांकि क्या वो वहां पे है? नहीं है। दैट मींस दिस इमेज इज व्हाट, वर्चुअल। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस बेंडिंग फिनोमेना, दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्शन इज। तो इसके एग्जांपल जरूर याद रख लीजिएगा, और हो सकता है 2 मार्क्स में आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन या फिर एक डायग्राम, तो एक पेंसिल वाला डायग्राम जैसे मैंने क्लास में बताया था प्रैक्टिस करना, कॉइन वाला डायग्राम, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप शो कर सको प्रॉपरली। ऐसा ना हो कि पता चला बना रहे हैं, रे कहीं जा रही है, आंख कहीं जा रही है और कॉइन कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी वेरी लॉजिकल। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना कहते हैं इसको, दैट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट when medium passes from one to next, या light passes from one to next। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसमें आगे क्या है, वी हैव द एक्टिविटी, वही कॉइन वाला एंड ऑल एवरीथिंग जो यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे देखो पहले ही आप देख रहे हो कि कॉइन वाला एक्टिविटी का पार्ट है, दैट मींस दैट इज द पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो उससे कैसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, उसको खुली छूट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी ग्लास स्लैब के थ्रू जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं तो वहां पे क्या क्या हमें इवेंट्स या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है वो कैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे यहां पे ग्लास स्लैब है, दिस इज द ग्लास स्लैब। ओके, तो ग्लास स्लैब का मतलब क्या हो गया, इट हैज गॉट अराउंड एयर। ठीक है, उसके आसपास क्या है, हवा है। ठीक है, और ये ग्लास स्लैब है, ये इसका मीडियम क्या है, ग्लास है। पॉइंट समझ में आया? तो जाहिर सी बात है जब यहां पे लाइट रे एंटर करेगी, तो मान लो लाइट रे ऐसे एंटर कर रही है, इस पेंसिल को मानो, ठीक है, ये आपका जो है ये लाइट रे ऐसे एंटर कर रही है। ठीक है, तो एयर से एंटर कर रही है। अब लाइट रे कहां जाएगी, ग्लास में। उसके बाद लाइट रे जो है ग्लास में से इमर्ज होगी और निकलेगी वापस एयर में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो लाइट रे है, दैट इज गेटिंग व्हाट, द थ्री मीडिया। बेसिकली है तो टू मीडिया, ठीक है, ग्लास और एयर। लेकिन जो लाइट इंसिडेंट हो रही है यहां पे, तो इंसिडेंट लाइट जब आ रही है तो एयर से, फिर इन्वॉल्व हो रहा है ग्लास, फिर इन्वॉल्व हो रहा है क्या, एयर। तो ग्लास
स्लैब के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है, वहां पे जो लाइट रे पास कर रही है, दैट इज कॉजिंग व्हाट द दैट इज इंटरैक्टिंग विद थ्री मीडियाज, ठीक है, एट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, फर्स्ट एयर, देन ग्लास एंड देन एयर, ठीक है। दूसरी चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो आपको पता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने का कॉज क्यों है, क्यों बेंड कर जाती है? क्योंकि देखो जैसे ही मीडियम डेंस होगा, ठीक है, जैसे हम भरी बाजार में जाएं तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, पॉइंट समझ में? खाली रोड पे रहेंगे तो स्पीड ज्यादा भी हो सकती है। तो जब हम भरी बाजार में जा रहे हैं, स्पीड कम हो जा रही है, तो उसी तरह जो लाइट वेव है, जब किसी डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। किसमें? डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी, लेस। और किसी रेयरर मीडियम में क्या हो जाएगी, स्पीड मोर, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मीडियम, ठीक है। तो अब यहां पे लाइट रे एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो एयर टू ग्लास जब एंटर कर रही है तो ग्लास डेंसर मीडियम है एयर से, तो ऑब्वियसली लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब यहां से ग्लास स्लैब से जब लाइट रे इमर्ज करेगी, हाँ हाँ, नहीं तो वही अभी अभी कैसे, अभी तो क्लास ले रहा हूँ, कैश दे दूंगा मैं। हाँ, नीचे से ले लेना, नीचे से ले लेना आके, फिर नीचे से ले लेना, फिर पेमेंट कर देना। हाँ देख लो, अगर हो जाए तो अच्छा ही है, हॉर्न का भी देख लो, ठीक है। जो भी होगा नीचे से पैसा ले लेना, ठीक है, अभी अभी मत कॉल करना, क्लास ले रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो अब ये जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब से अब लाइट रे जो होगी वो इमर्ज करेगी, तो ऑब्वियसली ये डेंसर मीडियम से लाइट फिर कहां पे आ रही है, रेयर मीडियम में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो चेंज इन स्पीड होता है, मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, चेंज इन स्पीड ऑफ light, not merely the speed of light, change in speed of light, that is the cause of what, the refraction, that is the 1 point answer, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ग्लास स्लैब को लेकर। ओके, नाउ दिस इज द ग्लास स्लैब, तो जैसे मैंने बताया, द एयर मीडियम, दिस इज द एयर मीडियम, ठीक है, दिस वन इज ए बी सी एंड डी, दैट इज अ डिफरेंट इंटरफेस, so this one is air, and then the glass medium, and then the air medium. Now the ray is incident to it from air to the glass, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस है जहां पे अब एंटर करेगी, वहां पे स्पीड में चेंज आएगा, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। जी अम्मी। अच्छा, हम क्लास के बाद कर देते हैं, ठीक है ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या है, हमारा इंसिडेंट रे है। नाउ दिस इज व्हाट द नॉर्मल, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नाउ द स्पीड विल चेंज एंड द रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। नाउ दिस विल बी व्हाट, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पहला रिफ्रैक्शन, इज दैट क्लियर? अब उसके बाद एयर टू मीडियम हमने देख लिया, सॉरी एयर टू ग्लास। अब आ रहे हैं, अब इसको भूल जाओ, नाउ कमिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो जब ग्लास टू एयर हम आ रहे हैं, तो अब ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, अब इसके लिए क्या हो जाएगी, इंसिडेंट, ठीक है। और ये जो हमारी रे है, अब यहां पे सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, पॉइंट समझ में आया? तो ये जो रे निकल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इमरजेंट, पॉइंट समझ में, क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, क्योंकि वो क्या कर रही है, इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, पॉइंट समझ में है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, I2, दैट इज द सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस when we are comparing glass then to air, ठीक है, that is angle of incidence. Now this is what, हाँ,
बोल सकते हैं, बिल्कुल सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे हमारी हो जाएगी, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, इमर्जेंट रे, क्योंकि यहां से ये एंटर की है और यहां से क्या हुई है, इमर्ज की है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये जो हमारी रे होगी, अब देखो दिस वाज द पाथ, ये पॉइंट समझ में आ गया। और अब जो मैं फोकस कराने जा रहा हूं, देखो ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ये हमारा क्या है, सेकेंड रे का नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल नॉर्मल 90 डिग्री पे होते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होंगे, दैट विल बी पैरेलल। तो पैरेलल जब होंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो R1 होगा, ये जो R1 होगा, ये I2 के बराबर होगा। ठीक है, ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये यहां पे बराबर है, अच्छा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है? नो। पॉइंट को समझिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता। यहां पे ये जो I1 है, ये जो I1 है, ये कभी भी R1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और ये जो I2 है, ये कभी भी R2 के बराबर नहीं होगा। पॉइंट को समझिएगा। अब यहां पे ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और ये कौन से एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये कौन से एंगल होंगे, क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट होंगे, या इन दोनों एंगल यानी I1 क्या चीज, हाँ बेटा रिफ्लेक्शन में तो हो गई। ठीक है ना, तो अब यहां पे ये जो I1 है, ये R2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वही चीज मैं कह रहा हूं, दिस इज नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी I1 R1 वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, I2 R2 वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। पॉइंट समझ में आए? वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, एकदम दो स्ट्रेट लाइंस होती है ना, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इंटरफेस पे क्या हो जा रहा है, बेंडिंग हो जा रही है। पॉइंट समझ में आए? ठीक है, तो यहां पे अगर नॉर्मल को कंसिडर करोगे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर कैसे होगा, नहीं होगा। पॉइंट समझ में आए? लेकिन R1 और I2 क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। दिस वन R1 और I2 ये इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, R1 विल बी इक्वल टू I2, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा, अब यहां पे ये जो लाइट आ रही थी, दिस वॉज इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, और ओरिजिनल पाथ को यहां पे डॉटेड लाइन से शो किया गया है, ये देखो, लेकिन रे जो है अब यहां से इमर्ज कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जब रे एक ग्लास स्लैब को पास करेगी, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से खिसक जाएगी। ठीक है, तो ये इसका, ये क्या है, दैट इज द इमर्जेंट पार्ट, सेकंड रिफ्रैक्टेड रे या फिर इमर्जेंट रे जिसको बोलेंगे आप। ठीक है, और ये इसका ओरिजिनल पाथ है, तो देयर इज अ शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट कर गई है रे। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, अगर रे वो जो रिफ्रैक्ट होकर के जो डॉटेड लाइन है, अगर सीधी आती है, अगर तो वो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाता है। नहीं आती, लेकिन जो है वो कब आएगी, जब आपका सिर्फ नॉर्मल पे होगी लाइट, तभी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जहां इधर उधर होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है जब ग्लास स्लैब पे एकदम सीधी लाइट फॉल कर रही है नॉर्मल पे, तो वो बिना रिफ्रैक्शन के इधर उधर चली जाएगी, मतलब सीधा निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन जरा सा भी वो टेढ़ी हुई तो दे विल बी रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहां पे वही कहा जा रहा है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, इसकी डेफिनेशन मींस द शिफ्ट ऑफ द इमर्जेंट रे from its original path when the light ray enters a glass slab is called lateral displacement। ये हम लेक्चर में बहुत डिटेल में भी मतलब वो सारी डेफिनेशंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे वही कहा जा रहा है। अब बात आती है I1 R2 की, ये बताओ ये दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, बताओ। ओके एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैसे होंगे, देखो साफ साफ दिख रहा है।
होंगे कि नहीं होंगे साफ साफ दिख रहा है। नॉर्मल, नॉर्मल से क्या मतलब? नॉर्मल तो पैरेलल होंगे, चलो ठीक है फिर। हाँ देखो यहां पे साकिब ने कहा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो यहां पे ये इंसिडेंट हो रहा है और यहां पे ये इमर्ज हो रहा है। यहां से ये इंसिडेंट हो रहा है और यहां से इमर्ज हो रहा है। ये इक्वल होते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, और ये भी इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मैं ये नहीं कह रहा ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, लेकिन ये क्या होता है, दैट इज अ सिंगल लाइन ना, सिंगल स्ट्रेट लाइन। पॉइंट समझ में? ये सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को क्रॉस करती है, ठीक है। तो क्या ये बताओ, ये जो आ रही है इंसिडेंट, फिर ये रिफ्रैक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइन के बीच में, फिर ये ऐसे आ रही है, तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो ये जो इमर्जेंट एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएगा? क्या ये स्ट्रेट लाइन आ रही है? स्ट्रेट नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। यहां पे ये जो R1 है और ये I2 है ये इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे ये जो R1 है दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां पे ये क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि मान लो ये 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री हो गया। पॉइंट को समझो, मीडिया चेंज हुआ है, मीडिया एयर टू ग्लास। अब यहां से जब ये निकल रहा है तो ये भी क्या है, अब ग्लास टू एयर जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मीडिया तो वही ना, ग्लास टू एयर, ऑयल में तो जा नहीं रहा, ऑयल में जा रहा है नहीं, एयर से किस में आया है, ग्लास में। तो जब एयर से ग्लास में आया, अच्छा चलो उसको छोड़ दो, मैं एकदम एकदम सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ देखो यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे मान लो, ठीक है। अब मान लो इसको ऑपोजिट करो, ये नॉर्मल है, अब रे यहां से जा रही इंसिडेंट 30 डिग्री पे, सेम अभी सेम कंडीशन है, तो ये रिफ्रैक्शन जो करेगा 60 पे तो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया सेम है ना, लाइट कंडीशन सेम है, मीडियम में कहां चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। तो जब ये 60 इंसिडेंट 30 बन सकता है, तो ये जो 30 इंसिडेंट हो जाएगा तो ये क्या निकलेगा यहां से, दैट इज 60। तो ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, इक्वल होता है। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ है, लैटरल शिफ्ट हुआ है, और वो लैटरल शिफ्ट स्ट्रेट हुआ है। पॉइंट समझ में है? ये जो लैटरल शिफ्ट हुआ है, देखो ये रे जो होगी और ये जो रे होगी, ये दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। पॉइंट समझ में है? तो पैरेलल होने की वजह से ये जो शिफ्ट आया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो इमर्जेंस होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या है, एयर, ग्लास एंड एयर। पॉइंट समझ में आ गया? मीडियम चेंज होगा तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं चाहता तो इसको सिर्फ सीधा रटा भी सकता था, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल रहे हैं साहब, देखो यहां पे क्या है, देखो बेटा यहां पे क्या है, एयर टू ग्लास है, देन ग्लास टू एयर है, ठीक है। तो एयर, मान लो कि इंसिडेंट रे यहां पे 60 डिग्री पे है और रिफ्रैक्शन 30 डिग्री पे हो गया, ठीक है। तो एयर टू ग्लास है, तो अब ये जो 30 डिग्री है, तो ड्यू टू सेम मीडिया, क्योंकि
वहां से वो रिफ्रैक्टेड रे बन रही है और सेकेंड इंटरफेस के लिए क्या बन रही है, इंसिडेंट। तो यहां पे ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अब इस इंटरफेस के लिए यहां पे ग्लास टू एयर के लिए अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया 30 डिग्री पे। एंड ऑब्वियसली अब ग्लास से एयर कहां जा रही है, सॉरी लाइट कहां जा रही है, एयर में वापस, ठीक है। सो द रिफ्रैक्शन विल बी एट 60 डिग्री बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मीडिया, बिकॉज कि यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ग्लास टू एयर वो क्या हो गया, सेम जो एयर टू ग्लास था, कि यहां पे ये 60 था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया 30। अब मान लो मैं ये नॉर्मल लिखूं यहां पे, ठीक है, और मैं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कराऊं 45 डिग्री पे ग्लास में, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन अब 60 डिग्री पे थोड़ी होगा, पॉइंट समझ में, 65 70 बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पे सेम रे इज कंटिन्यूइंग एंड द मीडिया इज नॉट गेटिंग चेंज, यहां पे एयर टू ग्लास है और वही रे ग्लास टू एयर हो रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एंड देयर इज अ शिफ्ट व्हिच इज पैरेलल टू, यानी कि जो ओरिजिनल पाथ था उससे जो शिफ्ट हुआ है दैट इज पैरेलल, नॉन पैरेलल नहीं है, तो इसी वजह से एंगल क्या रहेगा, दैट विल बी सेम। ओके, अब समझ में आ गया। हाँ ठीक है, चलो अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल जो होगा वो सब का सब सेम प्लेन में लाई करेगा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का था, ठीक है। सेकेंड, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंड, जैसे मान लो कि यहां पे एक मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ठीक है, ये रेयरर मीडियम है यानी हल्का, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर। आप जानते हैं कि जब कोई लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है, ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो अब यहां पे ये क्या है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, व्हाट स्नेल्स लॉ सेज कि साइन आई, साइन ऑफ, देखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media, provided कि आप मीडिया नहीं चेंज कर रहे हो, प्रोवाइडेड कि आप लाइट की वेवलेंथ नहीं चेंज कर रहे हो। मतलब कि अगर मोनोक्रोमेटिक है, रेड लाइट है तो रेड लाइट ही रहे, अगर आप वायलेट लाइट चेंज कर दोगे तो साइन आई बाई साइन आर पे फर्क पड़ेगा। तो यहां पे यही कह रहा है कि जो भी आपकी लाइट रे, जैसे मैंने यहां पे यूज किया ओनली, इसको भूल जाओ, एयर टू ग्लास, ठीक है, ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो यहां से लाइट रे इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये कह रहा है कि जैसे भी मैं ऐसे इंसिडेंट कराऊं लाइट को, चलो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे कराऊं, ऐसे कराऊं, ऐसे कराऊं, ऐसे कराऊं, ऐसे कराऊं, तो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मीडिया सेम है, लाइट सेम है, तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो और जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो उसके अकॉर्डिंग, तो साइन आई बाई साइन आर उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये कहता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब इसी स्नेल्स लॉ को मैं करेक्ट करूंगा, मतलब कनेक्ट करूंगा बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जब उसको पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर पेयर ऑफ मीडिया, देखो स्नेल्स लॉ जब आप भी लिखें तो यहां से यहां तक है, ये याद रखिएगा, ये मत लिख देगा द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज स्नेल्स लॉ, नो, प्रोवाइडेड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो सेम लाइट का साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन मीडियम सेम रखेंगे और लाइट सेम रहेगी तो साइन आई बाई साइन आर, जो भी आप इंसिडेंट एंगल चेंज करते चले जाओगे उसका जब रेशियो लोगे दैट विल कम टू बी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, स्नेल ने, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट है बेसिकली, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं करेगा। अगर ये ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा, एयर है प्रोवाइडेड द कंडीशन इज सेम तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा। तो इसीलिए जो साइन आई बाई साइन आर रेशियो है ये कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज दैट इज इक्वल टू द वैल्यू विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? रेशियो। ठीक है, अब मान लो कि एक दो मीडिया है, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1। अब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और वो क्या कर रही है? रिफ्रैक्ट कर रही है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, फ्रॉम एयर टू ग्लास, फ्रॉम एयर टू वाटर, फ्रॉम वाटर टू ग्लास, फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ठीक है, तो फर्क किस पे आएगा? फर्क किस पे आएगा? लाइट रे की स्पीड पे। मीडियम में तो कोई फर्क नहीं आना। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो बेसिकली इट्स द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन देयर मस्ट बी सम रेफरेंस, कोई रेफरेंस होना चाहिए जिसके कंपैरिजन में आप स्टैंडर्ड वैल्यू ले सको। तो उस रेफरेंस को क्या लिया जाता है? दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अगर यहां पे अगर हम देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसको किसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, अभी पॉइंट को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस या टू मीडिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि वाटर टू ग्लास। मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ वाटर। मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर मैंने बोला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब ये हो गया कि वो किसके रेस्पेक्ट में लिया जाएगा? थ्रू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बोला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मींस द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज हियर, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज द जनरल वैल्यू। ठीक है, अगर मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, तो अगर एक सब्सटेंस को मैं बोल रहा हूं किसी, तो इसका मतलब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्यों? व्हाई? क्योंकि उससे हाईएस्ट वैल्यू तो अभी कोई रिपोर्टेड है नहीं कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इससे भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम रिपोर्टेड जो है वो कितनी है? पॉइंट समझ में आए? तो इसीलिए उसमें जैसे अगर मैंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये लिखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब कि ग्लास। ठीक है, तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिंपली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट मीडियम। ठीक है, तो वो हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी नोन एज व्हाट? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड। यहां पे वही चीज बोली जा रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या वही कांस्टेंट है जो राइट हैंड साइड पे हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा। ठीक है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर मीडियम का, प्रोवाइडेड कि वो गंदा ना हो, प्रोवाइडेड कि वो खराब ना हो, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई चेंज ना किया जाए, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? दैट विल बी सेम। इज दैट क्लियर? अब देखो आगे क्या बोल रहा है। सी, नाउ ये कह रहा है कि कंसिडर अ रे लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। जैसा मैंने आपको बोला, यहां पे मीडियम 1 मीडियम 2 बस कंसीडर किया गया। ठीक है, दैट इज एयर एंड ग्लास, दिस वन। ओके, तो अब यहां पे अगर बात करें तो दिस इज नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम दो मीडिया, जैसे यहां पे एयर और ग्लास की बात हो रही है, तो दो मीडिया को जब हम कंसीडर करते हैं, यानी एयर और ग्लास, यहां पे ये भी हो सकता था ग्लास वाटर, ये भी हो सकता था ना। ठीक है, तो जब हम दो मीडिया को कंसीडर करते हैं, तो जैसे यहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ N21, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज शोन बाय दिस, ठीक है, N। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको किसका निकालना है? किस मीडियम का निकालना है? तो यहां पे मुझे मीडियम 2 का निकालना है। किस के रेस्पेक्ट में निकालना है? 1 के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, जो मैंने आप लोग को लिखवाया था, जैसे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, इसी को मैंने आपको लिखवाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये लिखवाया था। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? क्योंकि वो क्या है? दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 by speed of light in medium
2। ठीक है, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, मीडियम 1 के। तो जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में देखा जाता है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखी जाएगी, और जिसका निकाला जाता है वो स्पीड ऑफ लाइट क्या लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, स्पीड यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 to 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर लिखी जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो दैट मींस दैट विल बी इक्वल टू v1 बाय v2। और अगर मैं बोलूं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये बताओ किसके रेस्पेक्ट में, यहां पे ऊपर कौन लिखा हुआ है, 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा v2, और नीचे क्या हो जाएगा v1। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जब हम दो मीडिया को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में क्या निकालते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं, मैं आपसे बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू ऑयल। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू ऑयल, यही होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या मैं लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। पॉइंट समझ में आया। तो इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्म लिखवाया था, ताकि स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला इनपुट करते हैं। ठीक है, इस वाले में कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे मैंने एनजीओ लिखवा दिया तो ऑयल ऊपर आएगा, तो देखो जब मैंने ये फॉर्म लिखवाया है तो ऑयल ऊपर है तो फौरन वीओ ऊपर लिख दिया, और जी नीचे है और फौरन वीजी हमने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, जिस भी चीज को। ठीक है, अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, दूसरी चीज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1 will always be inversely proportional to refractive index of medium 1 to 2। ये याद रखिएगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1 इज 0.5, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 to 2 क्या हो जाएगा, 1/0.5। ठीक है, तो कितना हो गया, दैट इज 2। ठीक है, सो दैट इज द रिलेशन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 to 2 फ्रॉम 2 to 1। कोई कंफ्यूजन यहां तक तो पूछो, क्योंकि आगे बस मैं एक और चीज बताने वाला हूं। ठीक है, जिससे हम वापस कनेक्ट हो जाएंगे, किससे, स्नेल्स लॉ से। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछो। और डिटेल के लिए मेरे लेक्चर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे, प्रमोशन करते रहो, क्योंकि सिर्फ हमारे ही बच्चे देख सकते, क्यों, पब्लिक तो देख ही नहीं सकते। अभी जो लिखे हैं ये वाला, दिस वन, देखो यहां पे वही है, जैसे अब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है एयर से और कहां जा रही है, ग्लास में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1। अब यही लाइट रे इंसिडेंट हो ग्लास से और कहां जाए, एयर में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 to 2। मतलब किसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ऑब्वियसली द मीडिया इज नॉट चेंज, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, वहीं पे रुके हुए हैं। तो वो जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, दैट विल बी रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। अगर मैंने मीडियम 2 में ऐसे शो कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, मीडियम 2 डेंसर है कि रेयरर है, जल्दी बताओ, डेंसर है, गुड। ठीक है, तो अब यहां पे ये इंसिडेंस हो रही है और फिर यहां पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि साइन आई बाय साइन आर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और जो कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कैसे बराबर हो, कैसे, इन द सेंस कि इन व्हाट रेशियो। ठीक है, तो वो सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, देखो, अच्छा एक और चीज हमने ये देखा यहां पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1 इज v1 by v2, जब हम स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं।
refractive index of 1 to 2 that will be V2 by V1. लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पे refractive index of 2 to 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो कैसे लिखा जाएगा? दैट विल बी N2 by N1 ना, ये तो लिखा जाएगा। यहां पे क्या है देखो, स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1 लिखोगे तो ये ऐसे ही तो लिखोगे N2 by N1, N1 by N2 रहेगा पक्का। अच्छा चलो इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। नहीं यहां पे मैं कुछ नहीं सस्पेंस खेल रहा हूं, यहां पे एकदम रियल है, ठीक है। इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। N2 by N1 मैंने लिखा यहां पे N2 by N1, पॉइंट को समझे, ठीक है। N2 क्या हो जाएगा? दैट विल बी C अपॉन V2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। जब किसी एक सब्सटेंस की बात करते हैं तो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। N1 क्या हो जाएगा? C अपॉन V1 हो जाएगा, ठीक है। C से C कैंसिल, क्या आ गया? देखो आ गया V1 by V2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, अगर मैंने लिखा N2 by N1 दैट विल बी V1 by V2, और जब रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो दैट विल बी N2 अपॉन N1। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया? हाँ भाई ऑनलाइन, ठीक है। तो वापस यहां पे आते हैं, ओके। अब मैंने यहां पे ये बनाया हुआ है कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है मीडियम 1 से और रिफ्रैक्ट किस में हो रही है? मीडियम 2 में। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिखेंगे तो रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है? किस मीडियम में हो रहा है? 2, तो यहां लिखेंगे N2, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? दैट इज N1। तो इसका मतलब अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1। समझ में? तो हाउ इट इज कनेक्टेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अब देखो एकदम सिंपल, ये सब कुछ झंझट हटा के एक कॉमन सिंपल कॉन्सेप्ट, क्या कि साइन आई अपॉन साइन आर वैल्यू किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा? ये क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में, एयर या ग्लास? तो रिफ्रैक्शन किस में हुआ? मान लो ये एयर है और ये ग्लास है, रिफ्रैक्शन किस में हुआ? ग्लास में, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के बराबर होगा। पॉइंट समझ में आया? साइन ऑफ, देखो बहुत ध्यान समझना, साइन आई ऑफ एयर यही होगा, अगर इसको हम एयर माने इसको ग्लास माने, तो साइन आई ऑफ एयर अपॉन साइन आर ऑफ ग्लास विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। पॉइंट समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन किसमें हो रहा है? अच्छा अगर समझ में आ गया तो मेरा नेक्स्ट डायग्राम है, बताओ कैसे मैं लिखूं। अब मुझे क्या क्या लिखना चाहिए यहां पे? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और यहां पे क्या लिखूंगा? यस यहां पे क्या लिखूंगा? जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। इस जगह पे क्या लिखूं मैं? कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। यस वेरी गुड, दैट इज ऑयल टू ग्लास। अब लिख लोगे, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, बस आपको यह देखना है रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट के वो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, देखो वही चीज हो गई, यहां पे बताई जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस सबके दिए हुए हैं, ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। जो भी क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो उसकी वैल्यूज साथ में ब्रैकेट में 100% दी हुई होगी।
हाँ, ये मैं एहतियातन बोल रहा हूं, आया नहीं है लेकिन एहतियातन बोल रहा हूं 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कि एयर, ठीक है, उसके बाद आपका आइस वाटर, ठीक है, और आपका ये डायमंड और दिस वन, डेंस फ्लेम्स ग्लास, हाँ दिस वन, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, इनका जरूर, और ग्लास का आपको पता ही है 1.5 होता है, ठीक है, 1.5 होता ही है, ठीक है। तो ये एयर, आइस वाटर, बेंजीन और डायमंड, इनका जरूर आप वैल्यूज याद रखें, हालांकि नहीं पूछेगा बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पे देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ, मैं क्यों बोल रहा हूं उसके रीजन पीछे ये है, केरोसिन हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, is optically denser than water although its mass density is less than water। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे कि केरोसिन को देखो, केरोसिन कहां गया, वेयर इज केरोसिन, ये हो गया, और वाटर कहां हो गया, दैट इज यहां पे 1.33, ठीक है, आइस का 1.31, वाटर का कितना हो गया 1.33, ठीक है। तो अब यहां पे वही चीज है कि केरोसिन जो है, यहां पे देखो क्या, केरोसिन हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, is optically denser than water although its mass density is less than water। सिंपल, देखो एक है यहां पे डेंसर और एक है यहां पे मास डेंसिटी, क्या फर्क है दोनों में, यह कह रहा है कि अगर आप केरोसिन को देखो और वाटर को देखो तो केरोसिन आपको हल्का लगता है, पॉइंट समझ में, लेकिन जब आप लाइट रे पास कर रहे हो तो देखो लाइट रे जो है रिफ्रैक्ट कर रही है फ्रॉम, वो तो केरोसिन से वाटर में आएगी तभी रिफ्रैक्ट करेगी, वाटर से आएगी केरोसिन में तभी रिफ्रैक्ट करेगी, लेकिन ऑप्टिकली अगर देखा जाए, लाइट के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो केरोसिन इज मोर डेंसर देन वाटर। क्या रीजन हो सकता है, और यहां पे लिखा हुआ ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, डेंसिटी इज, यस, गुड, ठीक है, पॉइंट समझ में आया कि वो जो कलर्ड है, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या है ऑप्टिकली, क्योंकि ऑब्वियसली वो कलर किसी पर्टिकुलर एटॉम, सॉरी दैट इज एटॉमिक पार्ट या फिर मॉलिक्यूलर पार्ट की वजह से है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट को इंटरफेरेंस मिल रहा है, हालांकि वो क्या है, उसकी डेंसिटी लेस है वाटर से, पॉइंट समझ में है, लेकिन लाइट को इंटरफेरेंस मिल रहा है ना, तो जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, स्लो, व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम वाटर टू केरोसिन। जैसे एक पानी है, तुम एकदम इसको देख लेना, एक तुम ग्लास में सिर्फ प्योर वाटर ले लो, ठीक है, और दूसरे ग्लास में तुम प्योर वाटर में थोड़ी सी इंक डाल दो, हल्की सी इंक डाल दो, तो लाइट रे जब पास करोगे तुम्हें रिफ्रैक्शन दिखाई देगा, व्हाई, वाटर तो वाटर है ना, लेकिन उस इंक की वजह से वो क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर हो गया, पॉइंट समझ में, ठीक है। तो ये चीज, ये फर्क है मास डेंसिटी जो कि उसके वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में होता है, एंड दैट इज द ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर यानी लाइट के रेस्पेक्ट में, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओके, वही चीज जो यहां पे मैंने बताया, दो मीडिया को कंपेयर करना, N2 to 1, मैंने जो लिखवाया ना यहाँ पे आपको, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 to 1, ठीक है, उसी चीज की बात यहां पे हो रही है, दैट इज अबाउट द टू मीडिया, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो वही चीज यहां पे टेबल में दी हुई है जो कि मैंने आपको बताया, okay, now coming to this, now a ray of light traveling in air enters obliquely into water, यानी कि वो वाटर में obliquely enter कर रही है, ठीक है, does the light ray bend towards the normal or away from the normal, yes, towards the normal, why, because water is more denser than air, that's it, that is the simple answer, okay। Now coming to the next, light enters from air to glass having refractive index 1.5, यानी कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ग्लास की स्पीड क्या है, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, क्लियर। तो यहां पे जब ग्लास टू एयर किया जा रहा है तो एयर वैक्यूम एक ही बात, मतलब न्यूमेरिकली उसको एक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर यहां पे देखो तो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.00001, ठीक है,
हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा अगर आप वैक्यूम और एयर को कंपेयर करोगे, लेकिन यहां पे न्यूमेरिकली दोनों को क्या कर दिया गया है, इक्वल कर दिया गया है। तो ये कह रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर 1.5 है, तो फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास कितनी होगी? ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर इन ग्लास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, सॉरी एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि C अपॉन Vg, यही तो होगा। ठीक है, तो अब यहां पे हमें क्या निकालना है, यहां पे हमें क्या निकालना है, Vg, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक ग्लास टू एयर दिया हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, Va अपॉन Vg, और वेलोसिटी ऑफ एयर कितना दिया हुआ है, C के बराबर, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल। ठीक है, कोई डाउट इसमें? Okay, now coming to the next. Find out from the table 10.3 the medium having highest optical density, also find the medium with lowest। ये तो टेबल देख के बता, ठीक है, लेकिन चलो देख के बताते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, अच्छा ज्यादा होगा, मीन सबसे ज्यादा होगा, तो वो उतना ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटीन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन। मैंने कहा ना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो जरूर वैल्यूज दी होंगी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, और रिफ्रैक्शन ज्यादा का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। यस, जिसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि बेंडिंग ज्यादा हो रही है। रिफ्रैक्शन ज्यादा का मतलब क्या हो गया, बेंडिंग अगर ज्यादा हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या हो जाएगी, कम होगी। और जिसमें रिफ्रैक्शन होगा लेकिन नॉर्मल के अवे हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो सिंपल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो उतना ज्यादा डेंस है और उसकी स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, तो velocity of light in A will be less than the velocity of light in B. Simple relation. Turpentine, that is a kind of oil. That is a kind of oil. Okay. Now ये कह रहे हैं the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? इस टाइप के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, सैंपल पेपर से भी, मतलब निकालो क्या मतलब निकल रहा है इससे। जैसे मैंने कहा मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 2, क्या मतलब निकल रहा है इससे, ठीक है, तो मतलब क्या निकल रहा है इससे, मतलब यही निकल रहा है कि वो जो कॉनकेव मिरर है वो इमेज 2 गुनी बड़ी बनाएगा। सिंपल। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि अगर 2.42 अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो क्या मतलब हुआ इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.001, क्या मतलब हुआ इसका, बताओ क्या मतलब होगा इसका। अगर बोला जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज दिस, तो हम इससे क्या मतलब निकालें, जितने टाइम्स लाइट की स्पीड कम। यस, क्योंकि देखो रिफ्रैक्ट, वेरी गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लाइट का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, यस, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। तो रिफ्रैक्टिव, देखो याद रखो, मैग्निफिकेशन क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है। पॉइंट समझ में आया, तो मैग्निफिकेशन इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू रिलेशन दे रही है आपको उन दोनों चीजों की हाइट के बारे में। तो इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है वो क्या बताएगी, वो बताएगी आपको स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, उसके बीच में रिलेशन। तो अगर मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5,
इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ फ्लाइट अगर एयर टू ग्लास आएगी, क्योंकि ये जो आपको वैल्यू है ये किसके रेस्पेक्ट में है, मीडियम वन। यहां पे क्या लिया जाएगा, जब आपसे बताया था जब एक सब्सटेंस लिया गया जैसे मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में लिया गया, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिया गया। तो इसका मतलब जब लाइट रे एंटर करेगी फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, ठीक है, फ्रॉम वैक्यूम टू डायमंड, तो वो 2.42 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 का मतलब क्या हो गया कि जब लाइट रे एंटर करेगी फ्रॉम द रेयर दैट इज अ वैक्यूम टू ग्लास, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, 1.5 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया, इसका ये मतलब है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो जब इस टाइप के कोई क्वेश्चन हो, रिलेशन मतलब क्या निकल रहा है, पहले देखो कि वो किस चीज के लिए है, तो उसी के बीच में रिलेशन आपको बताना होगा। यस, अगर वैल्यू कम होगा कि बेंड होगा, कम स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, और स्पीड ऑफ लाइट जब कम होगी तो उतना ज्यादा क्या होगी, वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि जितना वो डेंस में जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी वही है कि उसके लाइट स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है। ऑप्टिकल डेंस मतलब ये हो गया कि लाइट जब एंटर करेगी उस मीडियम से, तो उस लाइट की स्पीड पे फर्क पड़ेगा, इट विल स्लो डाउन, दैट्स व्हाई इट्स ऑप्टिकली डेंस। ओके, डोंट लीव द मीटिंग, लेट मी टेक द अटेंडेंस। मास डेंसिटी वही, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जनरली देखो वो एयर के, जो ये वैक्यूम बोला जा रहा है बेसिकली वो एयर ही है, एयर और वैक्यूम। पॉइंट समझ में आया? मतलब यहां पे जो बोला जा रहा है दैट इज रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर का 1.0001 है, तो वो उसी के रेस्पेक्ट में है न्यूमेरिकली, एयर के रेस्पेक्ट में ही है। लेकिन स्पीड ऑफ फ्लाइट जो ली जा रही है, अगर देखो स्पीड ऑफ फ्लाइट इन वैक्यूम बात करोगे तो वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बात करोगे तो वो जाती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन न्यूमेरिकली हम क्या लेते हैं, 3। ठीक है, तो वो चीज बस यहां पे, तो वो है रेस्पेक्ट टू एयर लिखा जा रहा है, लेकिन असल में क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्योंकि 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लेकिन लिख क्या देते हैं, दैट इज एयर, बिकॉज ऑप्टिकल डेंसिटी वहां पे क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज 1, क्योंकि 1.0001 है तो उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो आप वहां पे रेस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हैं, रेस्पेक्ट टू वैक्यूम लिख सकते हैं, देखो एनसीईआरटी में ऊपर लिखा भी हुआ है। तो कल टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। विपिन नहीं है, किसका नहीं, रिवीजन का नहीं, क्विज भेज रहा हूं ना, क्योंकि आप लोग अपना रिवीजन करो, ज्यादा मैटर है। क्विज जो है वो इसलिए था ताकि जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तब उस वक्त कितना सिंसियर है। अभी रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप रेफरेंस बुक साइड में पढ़ो, लेक्चर्स देखो, सॉल्व करो, दैट इज द रिक्वायर्ड नाउ। ठीक है, तो इस वजह से फैजान उमर आज भी एब्सेंट है। कल कौन कौन चैप्टर आएगा वो लिखा हुआ है गूगल क्लासरूम, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इतनी मेहनत करो, सब कुछ पूरा प्लान करके चलो, जब बच्चा लास्ट में पूछते सर कौन सा चैप्टर आएगा, तो सारी 2 हफ्ते की प्लानिंग फेल हो जाती है पूरी कंप्लीट। विवेक इज प्रेजेंट, उमर इज ओके, थैंक यू। नहीं, क्विज में भेज दूंगा, ठीक है। ओके बाय।